महर्षि दयानंद सरस्वती के राजनीतिक चिंतन का जो तीसरा पड़ाव बिंदु महत्वपूर्ण है वह है राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप का प्रतिपादन। महर्षि दयानंद ने राज्य के हस्तक्षेपवादी सिद्धांत को अस्वीकार किया और इस बात का प्रतिपादन किया कि राज्य व्यापक कार्य क्षेत्र वाली ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य है व्यक्तियों का भौतिक, नैतिक और आध्यात्मिक कल्याण। राज्य के कार्यक्षेत्र के संबंध में महर्षि दयानंद ने मनु, कौटिल्य जैसे भारतीय विचारकों के इस विचार को स्वीकार किया है कि अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त के संरक्षण, संरक्षित के संवर्धन और संवर्धित के पात्रता के अनुरूप समुदाय में न्याय सम्मत वितरण राज्य का मूल उद्देश्य है या प्रयोजन है। महर्षि दयानंद ने स्पष्ट किया कि शासक प्रजा के कल्याण के लिए उसकी सुरक्षा के प्रति समर्पित रहकर ही प्रजा की स्वाभाविक आज्ञाकारिता यानी कि स्वीकार्यता प्राप्त कर सकता है तथा शासन की प्रभावशीलता के प्रति आश्वस्त हो सकता है। महर्षि दयानंद का मत था कि राज्य के अनिवार्य कार्यों में सम्मिलित है आंतरिक और बाहरी संकटों से प्रजा की रक्षा, पिता के सदृश प्रजा का पालन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था के माध्यम से प्रजा का बौद्धिक विकास, कृषि, वाणिज्य आदि के विकास और उद्योगों की स्थापना के माध्यम से प्रजा की आर्थिक समृद्धि और प्रजा के आचरण में धर्म को सुनिश्चित करते हुए उनका नैतिक कल्याण। महर्षि दयानंद ने सदैव ही इस बात पर जोर दिया कि शासक के द्वारा प्रजा के कल्याण के लिए अपनी समस्त बुद्धि और क्षमताओं का उपयोग या प्रयोग किया जाना चाहिए। महर्षि के राजनीतिक चिंतन का चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सत्ता का विकेंद्रीकरण और ग्राम प्रशासन। महर्षि दयानंद का आग्रह ऐसे विशाल राज्य के निर्माण पर है जिसकी मूलभूत इकाई गांव है, ग्राम है। सुखद आश्चर्य की बात है कि गांधी से भी पहले महर्षि ने गांव की राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्था के पतन पर खेद व्यक्त किया था और मनुस्मृति के आधार पर ग्रामों को प्रशासनिक तंत्र का अभिन्न अंग बनाने पर जोर दिया था। अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने उल्लेख किया है कि राज्य में 2, 3, 5 और 100 ग्रामों के बीच एक प्रशासनिक कार्यालय रखा जाए जिसमें जरूरत के अनुसार योग्य सरकारी अधिकारी हों जो राज्य के सब कामों को पूरा कर सकें। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष रखें, उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा, उन्हीं 100 गांवों के ऊपर चौथा और उन्हीं 1000 गांवों के ऊपर 5वां पुरुष रखें। इसके साथ ही प्रशासन की इन सभी इकाइयों को एक दूसरे के साथ जोड़ दिया जाए या इनका समन्वय कर दिया जाए। महर्षि के राजनीतिक चिंतन का जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सक्षम प्रशासनिक व्यवस्था का आग्रह। राज्य के कार्य बहुत अधिक व्यापक और महत्वपूर्ण हैं और ये कार्य उचित रूप से तब संपन्न हो सकते हैं जबकि समुचित संख्या में योग्य पदाधिकारी नियुक्त किए जाएं। इसलिए दयानंद ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन के प्रत्येक स्तर पर समुचित संख्या में योग्य पदाधिकारियों को नियुक्त किया जाए। इसके साथ ही इन अधिकारियों के कार्यों, शक्तियों और दायित्व यानी कि जिम्मेदारियों को भली भांति परिभाषित किया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने
शासकीय अधिकारियों का या राजकीय अधिकारियों की योग्यताओं में ज्ञान, पवित्रता, तत्परता, निष्ठा, जितेंद्रियता, साहस, पुरुषार्थ और प्रजा के हितों के प्रति संवेदनशीलता को विशेष महत्व प्रदान किया था। उनके राजनीतिक चिंतन की जो अगली जो कड़ी है या अगला बिंदु है, उसके अंतर्गत है न्याय, दंड व्यवस्था और कर व्यवस्था यानी कि टैक्सेशन। महर्षि दयानंद के अनुसार न्याय राज्य का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व है, जिम्मेदारी है। मनुस्मृति के विचार को अपनाते हुए उन्होंने अपेक्षा की है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग धर्म के अनुकूल व पक्षपात रहित होकर किया जाना चाहिए। महर्षि दयानंद ने न्याय की शक्ति अकेले शासक में निहित नहीं की, बल्कि न्याय की शक्ति का प्रयोग सुयोग्य विद्वानों द्वारा गठित धर्मसभा, जिसे आज की स्थिति में हम न्यायपालिका कह सकते हैं, उसके द्वारा किया जाना चाहिए, इस बात पर जोर दिया। महर्षि दयानंद के अनुसार धर्मसभा सर्वोच्च न्यायिक निकाय है और उन्होंने अपेक्षा की है कि उसके द्वारा दिए गए आदेशों को अंतिम और अनुल्लंघनीय समझा जाए, यानी कि जिसका उल्लंघन न किया जा सके, ऐसा समझा जाना चाहिए। दयानंद ने विचार व्यक्त किया कि न्यायिक निर्णय विधि के सिद्धांतों, परीक्षित साक्ष्यों और वस्तुनिष्ठ आधारों पर ही आधारित होने चाहिए। न्यायिक प्रक्रिया के संबंध में वे मनुस्मृति में प्रतिपादित विचारों को स्वीकार करते हैं और उन्होंने मनु के इस विचार को दोहराया है कि न्यायिक शक्ति का दुरुपयोग करने वाले और पक्षपात करने वाले न्यायाधीशों को दंडित किया जाना चाहिए। उनके राजनीतिक चिंतन का अगला पड़ाव है, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है अंतर्राज्य संबंध और सैन्य व्यवस्था तथा युद्ध। महर्षि दयानंद ने राज्य की सुदृढ़ता या उसकी मजबूती पर विशेष जोर दिया है और एक संगठित चक्रवर्ती साम्राज्य की परिकल्पना की है। महर्षि ने शासक को परामर्श दिया कि अन्य राज्यों के साथ यथासंभव सद्भावनापूर्ण संबंध स्थापित किए जाएं, जिससे अनावश्यक संघर्षों से बचा जा सके। लेकिन इसके बावजूद भी राज्य की सुरक्षा के लिए यदि संकट उपस्थित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में राज्य की सुरक्षा के लिए समुचित व्यवस्था या इंतजाम होना चाहिए। विदेश संबंधी मामलों में भी दयानंद मनु के दृष्टिकोण को अपनाते हुए निर्देश देते हैं कि षाड्गुण्य नीति, यानी कि जिसमें संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय व द्वंद्विभाव मौजूद हैं और उपायों साम दाम दंड भेद का विवेकपूर्ण प्रयोग ही उचित मार्ग है। विदेशी संबंधों के संचालन में जनता के हित और राष्ट्रीय हित को सर्वोच्च महत्व दिया जाना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। महर्षि ने शासन से यह अपेक्षा की है कि वह सुदृढ़ और सुसंगठित जो दूत व्यवस्था होती है, ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड जो गुप्तचरों की या दूतों की व्यवस्था होती है, राजदूतों आदि की नियुक्ति होती है, गुप्तचरों की नियुक्ति होती है, उस व्यवस्था को अपनाने पर जोर दिया, जिससे शासक को अन्य राज्यों की गतिविधियों आदि का निरंतर ज्ञान होता रहे तथा प्राप्त सूचनाओं के आधार पर वह तर्कसंगत, व्यवहारिक और राज्य के लिए हितकारी नीतियां अपना सके। महर्षि के राजनीतिक चिंतन का अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह है सार्वभौमिक मानवतावाद, यानी कि यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म या अंतर्राष्ट्रीयवाद का नाम भी हम इसे दे सकते हैं। महर्षि दयानंद हिंदू पुनरुत्थानवाद के प्रतीक थे, भारतीय राष्ट्रवाद के पुजारी थे, लेकिन इसके साथ ही उनके दिल में संपूर्ण विश्व के लिए वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी और इस दृष्टि से वे सार्वभौमिक मानवतावाद के पुजारी थे या अग्रदूत थे। उन्होंने इस्लाम
और ईसाई मतों का खंडन किया था, लेकिन इस कार्य में न तो किसी प्रकार का संकुचित दृष्टिकोण था और न ही कोई द्वेषभाव। इस्लाम और ईसाई मत पर आक्रमण तत्कालीन परिस्थितियों के कारण उन्होंने किया था। इसके अतिरिक्त स्वामी दयानंद जी धार्मिक सत्य की खोज में संलग्न थे और अपने अध्ययन तथा चिंतन के क्रम में बौद्ध वैदिक धर्म को ही प्राणी मात्र के लिए सबसे हितकारी मानते थे। महर्षि दयानंद ने प्राणी मात्र को वैदिक धर्म की ओर प्रेरित किया। महर्षि दयानंद का मूल विश्वास यह था कि सभी धर्मों का शांतिपूर्ण सहअस्तित्व संभव है। 1883 ईस्वी में उन्होंने दिल्ली में सभी धर्मों की सभा का आयोजन किया। इस सभा में उन्होंने हिंदू मुसलमानों की एकता पर भी बहुत जोर दिया था और उपदेश कह लें, प्रवचन कह लें या विचार कह लें, इस माध्यम से उन्होंने कहा कि सभी धर्म अपनी विविध मान्यताओं के साथ भी जीवित रह सकते हैं। उनका उद्देश्य मानव मात्र की मुक्ति था। दयानंद में मानवता और विश्व बंधुत्व के प्रति अद्भुत लगन थी और उसकी पूर्ति की दिशा में कार्य करने में उन्हें सदैव प्रसन्नता होती थी। महर्षि दयानंद के राजनीतिक चिंतन में आधुनिकता और प्रगतिशीलता के तत्व निहित हैं। उन्होंने जिस स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का उल्लेख किया है, बात कही है, आमतौर पर दुनिया यह मानती है कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व यानी कि फ्रेटर्निटी, भाईचारा, यह सब अवधारणाएं 1789 की फ्रांसीसी क्रांति से उपजी, लेकिन ऐसा सत्य नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति से भी हजारों साल पहले भारत में महात्मा बुद्ध के त्रिपिटक में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का उल्लेख है। इस दृष्टि से यदि देखा जाए तो भारतीय राजनीतिक चिंतन और उसमें महर्षि दयानंद सरस्वती का निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण अवदान है। सामाजिक सरोकार हैं, धार्मिक सहिष्णुता है, जन कल्याण की भावना है और सार्वभौमिक मानवतावाद है। और कुल मिलाकर राजनीतिक चिंतन व्यक्ति पर आधारित है, व्यक्ति के कल्याण पर आधारित है। शासन व्यवस्था वंशानुगत और राजतांत्रिक न होकर चुनाव पर आधारित है, निर्वाचन पर आधारित है। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपकी कोई क्वेरी है, आपके कोई जिज्ञासा है, तो उसका समाधान हम सोशल मीडिया के किसी भी माध्यम से करने के लिए तत्पर हैं। अभी तक आपके कमेंट बहुत कम मात्रा में आ रहे हैं। आपको मैं जो कुछ भी आपसे संवाद करता हूं, उसको लाइक तक सीमित रखने की ज़रूरत नहीं है, उस पर कमेंट करने की ज़रूरत है और आपकी जो जिज्ञासा है उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।